अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सैयदा शफकत बतूल है और आज हमने मैडम को डॉक्टर अमारा साहिबा को इनवाइट किया है जो कि इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं और पिछले 15 साल से इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स को ट्रीट कर रही हैं। आज हमने मैडम को इनवाइट किया है कि हम इनसे इंफॉर्मेशन लें कि IVF जो मेथड है या जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबीज कहते हैं वो क्या होता है, आम आवाम को इसकी थोड़ी सी अवेयरनेस मिल जाए। इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जैसे कि शफकत ने बताया है कि मैं बाजपन की स्पेशलिस्ट हूँ। इनफर्टिलिटी के मरीज़ों को हम आम ज़बान में बाजपन के मरीज़ कहते हैं जिनके 2 साल हो गए या 1 साल हो गए शादी को और हमल नहीं ठहरा। और ऐसे मरीज़ों के लिए हमने मुख्तलिफ तरीका इलाज है, लेकिन इनमें से एक जो तरीका इलाज जो जिस पर आज हम बात कर रहे हैं वो है टेस्ट ट्यूब बेबीज़, जिसको हम IVF कहते हैं। IVF या ICSI जो उससे बेहतर हम कहते हैं तो ICSI कह देते हैं उसको, जिसके रिजल्ट्स कदरे बेहतर है। अब हम ये किन लोगों में करते हैं या ये प्रोसीजर क्या है जिस पे हम आज बात कर रहे हैं। इसमें नॉर्मली तो यही होता है कि अगर आप आम तरीके से कंसीव नहीं कर पा रहे, मियाँ के साथ 1 साल हो गया या 2 साल में अपने साथ रह रहे हैं और उन्हें हमल नहीं ठहरा, तो ऐसे मरीजों को जब हमारे पास आते हैं तो उनमें से हम देखते हैं सारे मरीज तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होता कि हम उनका IVF कर रहे होते हैं। उनमें से जो मरीज हम सिलेक्ट करते हैं कि इनके लिए अब ये मेथड सूटेबल है, तो वो फिर हम उसको टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ लेके जाते हैं। तो उसमें से कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको हम ट्रीट कर चुके होते हैं और ट्रीटमेंट के बाद इस वीडियो में सिर्फ हम बता रहे हैं कि IVF कैसे करते हैं। जो ट्रीटमेंट है और जो उससे पहले की चीज़ें वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो फिर हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें बताने का मकसद ये है कि जब आप IVF के लिए या ICSI के लिए किसी पेशेंट को बुक करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा मरीज जो हम उसको कितनी ड्यूरेशन होती है वो तकरीबन आपको 2 महीने लग जाते हैं। ठीक है, इसमें आपके ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ IVF और ICSI के लिए मरीज जब सिलेक्ट होता है उसमें से हम सिलेक्ट करते हैं कि उनके अंडेदानी को कंट्रोल करने के लिए 7 दिन से लेके 21 दिन का हम पहले ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, ताकि उनकी अंडेदानी हमारी कंट्रोल में आ जाए। हम ब्रेन को मैसेज भेजते हैं उन दवाइयों के थ्रू और हम उनके अंडेदानी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं दवाइयों के थ्रू। उसके बाद जब उनको हम 21 दिन या 10 दिन जो भी हम सिलेक्ट करते हैं उस पेशेंट की सूटेबिलिटी के लिहाज से ट्रीटमेंट पर डालने के बाद 21 दिन दवाई वो खाते हैं और फिर जब वो छोड़ देते हैं, उनको जब माहवारी आती है उसके 2nd डे पे हम उनको बुलाते हैं। अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें उनके अल्ट्रासाउंड जो हमने पहले भी किया होता है, सिलेक्शन होती है, लेकिन हम देख लेते हैं कि कितने उनके छोटे छोटे अंडे हैं और फिर हम उनको इंजेक्शंस या गोलियां जिस तरह है उनका प्लान हमने सेट किया होता है। ज़्यादातर आपको गोलियों पे और इंजेक्शन पे डाला जाता है जो 5 दिन भी हो सकते हैं, 7 दिन भी होते हैं। 7वें दिन में आप फिर अल्ट्रासाउंड करते हैं और देखते हैं आपकी गोलियाँ इफेक्टिव हो रही हैं कि नहीं, या जो इंजेक्शन दिए हैं उससे आपका अंडा का साइज बढ़ रहा है कि नहीं, और साथ ही जो बच्चेदानी है उसकी लाइनिंग चेक करते हैं कि उसमें भी इतनी प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं। अगर उसमें नहीं हो रही थी तो हम डोज बढ़ा देते हैं, अगर उसमें नहीं हो रही या सही हो रही होती तो उसी डोज पे रहने देते हैं। और 12 दिन तक हम हर दूसरे दिन अल्ट्रासाउंड करते हैं। इसमें आपके 3 अल्ट्रासाउंड हो जाते हैं, एक 7th डे पे, 9th डे पे, 12th डे पे। और 12th डे पे हम आपका अंडा रप्चर करने के आपको इंजेक्शन देते हैं, साथ साथ आपको वाइटामिन मिल रहे होते हैं जो ऑलरेडी आपको ऑन ट्रीटमेंट होते हैं। 14वें दिन पे आपको हम एक माइनर सी बेहोशी देके आपका एग जो है हम निकालते हैं, जितने भी एग कलेक्ट हो जाए। और फिर एम्ब्रियोलॉजिस्ट बताते हैं उनमें से हेल्दी एग कितने। सपोज अल्ट्रासाउंड में आपको 20 एग्स मिल रहे हैं और जब उस दिन हम निकालते हैं, हम 20 निकाल भी लें तो वो फिर एम्ब्रियोलॉजिस्ट बताते हैं किसी के हेल्दी होते हैं, 20 हेल्दी होते हैं, किसी के 10 उसमें से हेल्दी होते हैं। फिर वो लैब में चले जाते हैं और 3rd डे पे और 5th डे पे फिर आपके हस्बैंड का सैंपल लिया जाता है। उसी डे पे ना जिस दिन आपके एग्स निकालते हैं हस्बैंड का सैंपल लिया जाता है। लैब में हस्बैंड के पानी को और उन एग्स को मिलाया जाता है और फिर उनसे वो बच्चा बनाया जाता है। ठीक है, जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, और उसको फिर ग्रो करने देते हैं। 3rd डे पे या 5th डे पे हम जैसे भी आपके एग्स की क्वालिटी हो, अंडे की क्वालिटी हो, उसके मुताबिक हम पेशेंट को गाइड करते हैं। नॉर्मली हम उसको उस डे पे बता देते हैं आपके कितने हेल्दी एग हैं, 3rd डे पे आपके इतने ग्रो होंगे और 5th डे पे जिनकी क्वालिटी अंडों की अच्छी होती है उनको हम फ्रीज कर देते हैं और 3 मंथ्स बाद दोबारा पेशेंट को बुलाते हैं और आपको उन एग्स को रखते हैं। नॉर्मली कुछ अंडों की क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो हम उसी साइकिल में भी रख देते हैं क्योंकि वो फ्रीजिंग के काबिल नहीं होते, या जैसे बहुत सारे हमारे पेशेंट हैं उन्हें बाहर जाना होता है तो फिर हम उनको फ्रीज नहीं करते। नॉर्मल फ्रीजिंग एम्ब्रियोज के जो है रिजल्ट्स बेहतर होते हैं, इसलिए हम पेशेंट को साथ साथ गाइड करते हैं कि अगर आप बाहर भी हैं तो आप उतना टाइम ड्यूरेशन रखें कि 3 to 4 मंथ्स बाद आके दोबारा डलवा लें, हम फ्रीज कर देते हैं। फ्रीजिंग में ऐसा नहीं होता कि आपकी क्वालिटी ऑफ एग्स खराब होते हैं,
फ्रीजिंग एम्ब्रियोज के रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, तो हम वो पेशेंट को अपनी तरफ से रिकमेंड करते हैं, लेकिन ये आपके डे 14 पे डिपेंड करते हैं। तो इस तरह आपका करीबन 1 से 1.5 महीना लग जाता है जस्ट एग्स बनाने के लिए और एम्ब्रियो तक, और उसको डलवाने के लिए वो भी इसी तरह होता है। हम दवाइयाँ खिलाते हैं आपको 10-21 दिन 15 दिन पहले, और उसके बाद फिर आपकी जैसे आपकी महामारी शुरू होती है और हम आपके बच्चेदानी का जो है लाइनिंग तैयार करते हैं, और उस क्योंकि हमने एम्ब्रियो रखे होते हैं वो 14 दिन उसी तरह हम लेके जाते हैं आपको। इसमें हम 2 अल्ट्रासाउंड करते हैं, और 14वें दिन पे अगर आपकी लाइनिंग ठीक हो, सब कुछ ठीक हो, तो वो हम आपके एग्स डाल देते हैं और 15 दिन बाद आपका ब्लड का टेस्ट करवा देते हैं। इस तरह ये एक बहुत सिंपल है, और इसमें बहुत ज़्यादा लोगों का कंसर्न होता है कि हमें कैसे पता चलेगा ये मेरे हस्बैंड का है या लैब में चेंज तो नहीं हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपके और आपके हस्बैंड का जो नाम के साथ स्लाइड होती है, जो आपके एम्ब्रियो होते हैं, वो लेबल हो जाता है, और वो जो है ना फ्रीज कर दिया जाता है, और उसमें कोई आप जीरो, हमारे आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई एम्ब्रियो चेंज हो जाए। और हम नंबर ऑफ पेशेंट काउंट करते हैं, जैसे सपोज एक दिन में हम 5 से ज़्यादा नहीं करेंगे, 7 से ज़्यादा, जितना हम बर्डन देख सकते हैं। तो वो ये जो है ना लीगली भी और मॉरली भी हमारा ये प्रोटेक्शन होती है पेशेंट्स के लिए। कि बहुत ज़्यादा आके मरीज हमसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि हमारे एम्ब्रियोज तो नहीं एक्सचेंज हो जाएंगे। बिल्कुल 1% भी चांस नहीं होता कि आपके एम्ब्रियोज एक्सचेंज हो। मैडम यहाँ पे आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी कि जो एग्स हम लेते हैं या दोबारा से एम्ब्रियो को हम औरत के अंदर इंसर्ट करते हैं, तो क्या इस प्रोसीजर में कोई इंसिजन वगैरह दी जाती है या डायरेक्टली उसके बच्चेदानी में से एग्स? नहीं, ये जो है ना इस तरह होता है कि जैसे हम एग भी लेते हैं और जब एग डालते भी है, ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे आप DNC में ज़्यादा हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे सफाई होती है उसी तरह हम आपके नीचे से जाते हैं अल्ट्रासाउंड के थ्रू। हाँ, बच्चेदानी के रूट से जाते हैं अल्ट्रासाउंड के थ्रू, और एक नीडल होती है, बहुत बारीक सी नीडल होती है, वो आपको कोई डैमेज नहीं करती। यहाँ वो सक्शन लगाई भी होती है और हम उससे एग निकालते हैं, और जब हमने डालना भी होता है तो बहुत छोटा सा एक कैथेटर होता है जिसके जरिए हम आपके बच्चेदानी के मुंह के थ्रू जाते हैं और वहाँ रख देते हैं। वो पेनफुल भी नहीं होता, उसके लिए हमें बेहोशी की जरूरत भी नहीं होती, लेकिन जब वो एग निकालते हैं उसके लिए हम थोड़ा सा पेशेंट को सीडेट करते हैं ताकि वो इजीली हमें एग निकाल दें। इस पर कोई आपको कट नहीं लगता, कोई ना प्रिकॉशंस है। सिर्फ ये है कि जब हम एम्ब्रियो डालते हैं तो उससे हम पेशेंट को कहते हैं कि आप 1-2 दिन रेस्ट कर लें, और उसके 14 दिन के बाद बाकी दवाइयाँ हम उनको दे देते हैं। प्रोजेस्टेरोन स्पोर्ट पे डालते होते हैं नॉर्मली, और वो 14 दिन खानी होती है, उसके बाद ब्लड टेस्ट कराना होता है। दैट्स इट। मैडम एक और क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे करना चाहूंगी कि ये पूरा प्रोसीजर जो है टेस्ट ट्यूब बेबीज या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का, ये पेशेंट को रफली कितने में कॉस्ट करता है? देखिए, ये डिपेंड कर रहा होता है भाई। बहुत दफा मरीज आके पूछ रहे होते हैं, डेफिनेटली पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसके लिहाज से इसमें ये होता है कि अगर तो आपका एज आपकी अच्छी है, जैसे अगर आप 35 हो, 30 से 35 में रिजल्ट आपके बेहतर होने के, क्योंकि आप में हस्बैंड की और दोनों की क्वालिटी जो है ना एग्स की और स्पर्म्स की बेहतर होती है, एक बात। और दूसरा ये कि आपका AMH लेवल क्या है। AMH लेवल क्या होता है? ये अंडे दानी, इस पे हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन इन शॉर्ट ये है कि ये अंडे दानियों का रिजल्ट बताता है कि आपके अंदर माँ बनने की सलाहियत क्या है। आप आम जबान में समझिए आपके एग्स कितने पड़े हुए हैं। तो अगर आपका AMH अच्छा है, आपकी एज ठीक है, और अल्ट्रासाउंड बिल्कुल आपके ठीक आ रहे हैं, और जो डे 2 पे AMH एंट्रोफोलिकल जो छोटे अंडे हैं उनका साइज देखते हैं कि कितने हैं, अगर वो अच्छे हैं तो उसमें फिर आपको ये होता है कि आपकी दवाइयाँ कम पड़ जाती हैं। जो आप 14 दिन पे इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, जो आपको महंगे इंजेक्शन लगते हैं, उनकी कॉस्ट कम हो जाती है, और दवाइयों की आपके अल्ट्रासाउंड कम हो जाते हैं। तो इस तरह आपको ये 6 लाख के अराउंड आपको पड़ते हैं अराउंड। और अगर डेफिनेटली आपके हस्बैंड की पानी में मसला था, स्पर्म हमने फ्रीज किए, उसके अलग से कॉस्ट पड़ जाती है। तो आप इसको जेब में रखें, 550 से 7 लाख के अराउंड ये सारी चीज़ें। अगर आइडियल सिचुएशन हो तो 6 तक चली जाएंगी बहुत ज़्यादा, और अगर कुछ भी आपको ट्रीटमेंट लेना हो तो फिर आपकी फिर उस ट्रीटमेंट की कॉस्ट ज़्यादा होती है। जी जी, बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली। ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि आम आवाम बल्कि आम डॉक्टर्स को भी इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ये स्पेशलाइज्ड यूनिट्स और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स ही करते हैं, और लोगों को इस बारे में बहुत क्यूरियोसिटी होती है। हमारे से बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते रहते हैं कि क्या हम टेस्ट ट्यूब बेबीज के कैंडिडेट हैं, क्या हम ये करवा सकते हैं, हम ये कहाँ से करवाएं, और कितने में हमें कॉस्ट करेगा। और ऑब्वियसली जो लोग 15-15, 20-20 साल से बांझपन का शिकार होते हैं और उनको डायरेक्शन ही नहीं मिली होती कि उन्होंने कहाँ से ट्रीटमेंट करवाना है, जब हम उनको मैडम को डायरेक्ट करते हैं तो वो बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत सक्सेसफुल पेशेंट्स होते हैं, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैडम ने बहुत ज्यादा सक्सेसफुल पेशेंट्स ट्रीट किए हुए हैं।
इसके साथ ही हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको IVF से रिलेटेड काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर मजीद इंफॉर्मेशन लेना चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।